मैं डॉक्टर अरुण कुमार आप सभी का मैनेजमेंट सरोकार .46 पे स्वागत करता हूं। हम लोग मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर एक सीरीज निकाल रहे हैं। उसका आज पहला दिन है और हमने पहले चैप्टर के रूप में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को लिया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मैनेजमेंट का हिंदी प्रबंध होता है। इसको बंदोबस्ती भी बोलते हैं या बंदोबस्त बोलते हैं। मैनेजमेंट के बारे में एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर ने लिखा था, मैनेज मैन टी मीन्स मैनेज मैन टेक्टफुल्ली। मैनेजमेंट में हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ तय है, ह्यूमन बींग्स एज ए ह्यूमन बॉडी हम लोगों ने दिमाग के कारण, ड्यू टू द ब्रेन, पहले तो धरती के ऊपर हमने अपने को वाइल्ड एनिमल से अलग किया। उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन अपने को इम्प्रूव किया और हम लोग अपने सलाहियत और सहूलियत के लिए इस धरती पे उपलब्ध रिसोर्सेज का दोहन किया और वक्त के साथ आज हम आधुनिकता के दौर में आ गए। मैं मैनेजमेंट के ऊपर विस्तार में जाने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट पे गौर करेंगे। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा एम कुछ और है, मैनेजमेंट को और जो अभी एडवांस मैनेजमेंट है उसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन पीछे के मैनेजमेंट को समझे बिना, अपने हिस्ट्री को बिना समझे हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। हमने क्या छोड़ के आगे बढ़ा, क्या पाया, क्या खोया, ये जानना भी जरूरी है। पीछे के सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि पॉपुलेशन कम था। हमारे आसपास जो वो वायु थे वो बहुत ही शुद्ध होते थे, प्योर होते थे। लेकिन एक सिविलाइजेशन की बात करें तो वो दूसरे के साथ ये बेईमानी होगा। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 100 से भी ज़्यादा सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में टाइम टू टाइम डेवलप हुए और उनका डिमाइश हुआ और सभी सिविलाइजेशन अपने में बेजोड़ कीर्तियाँ और कल्चर समेटे हुए थे, जिनका कि आज भी धरती पे कुछ अवशेष मिल जाता है और लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट के रूप में बहुत से हमारे पास बुक्स, ओल्ड पुराने ज़माने के किताबें मिल जाती है, जिसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको लिटरेचर बोलते हैं। पहले और अब में खासकर अगर हम दो भाग में बांटे, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से और प्रोस्पेक्ट से, अगर हम एज को दो भाग में बांटे तो 125 साल के पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, हम लोग ह्यूमन पावर, हॉर्स पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हमने पिरामिड भी बनाया तो ह्यूमन फोर्स की मदद से बनाया। उस वक्त हमारे पास व्हील का आविष्कार हो चुका था, जिससे कि बड़े बड़े चट्टानों एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव हो पाया। उसी तरह चाइना का दीवार बना। उस वक्त तंबाकू, टी, कपास, आर्म्स और रेशम के कपड़े का उद्योग होता था और पशुओं का होता था। इन सभी के लिए जो ह्यूमन फोर्स की जरूरत होता था, उसके लिए स्लेवेरियन सिस्टम डेवलप किया और उसके मदद से सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया गया था। मगर इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि हर जगह एक टीम को बनाकर वो काम को पूरा किया गया। वो पिरामिड हो
वो चाइना के दीवार हो या कपास का उद्योग हो या एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, जमीन के द्वारा नहीं, पानी के द्वारा भी, तो जहाज का निर्माण बहुत पहले से हो गया था, जिसको नाव बोलते थे, बहुत पहले हो गया था। और उसकी मदद से पाल टांगना, खेना, पतवार चलाना, इसके लिए स्लेव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट था। ये मैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हम लोग हाथी का उपयोग करते थे, बहुत बड़े बड़े लट्ठे जो होते थे जंगलों में लकड़ी का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हॉर्स पावर होते थे, मतलब घोड़े की जरूरत पड़ती थी तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या वार वगैरह में। और हम लोगों ने उस वक्त उतना विकास नहीं किया था, लेकिन हमारे पास जो भी दिमाग थे वो अत्यंत ही तीक्ष्ण थे, और पहाड़ों को भी काट के अद्भुत हम लोगों ने शिल्प कला का परिचय दिया। हम लोगों ने सिस्टम और मेन पावर के टीम वर्क के द्वारा चट्टानों को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर चढ़ाकर कभी दीवार बनाया, तो कभी किसी अवरोध का निर्माण हुआ, जिससे कि सिविलाइजेशन बचा रहे। अब आते हैं 125 साल पहले, मतलब 1870 के आसपास, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, तो जितने भी स्लेव सिस्टम थे वो मशीन के द्वारा रिप्लेस होना शुरू हो गए। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंजन की आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, उसी वक्त बहुत सारे आविष्कार हुए और होड़ सा लग गया, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद लोग गांवों से, अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठा होने लगे, जहाँ की उन्हें बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा, जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, उनको वेजेस अच्छा मिलने लगे, और कुछ सुख सुविधाएं भी में भी उनको कंट्रीब्यूशन मिला। जैसे पंखे का आविष्कार हो गया, बाद में कूलर का आविष्कार हुआ, आज एसी में रहते हैं हम लोग, आज सेंट्रल एसी में रहते हैं हम लोग, आज हम लोग कहीं भी जाएं पूरी पूरी मॉल सेंट्रल एसी इक्विपाइड कर दिया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी वक्त हमारे कुछ जो ज्ञानी, कुछ लेखक, कुछ स्कॉलर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर और हिस्टोरियन जो हुए, मैं उनके द्वारा मैनेजमेंट का दिया हुआ डिफिनेशन को यहाँ लेके आया। हम 8 डिफिनेशन को देखेंगे, उसमें 4 ओल्ड डिफिनेशन है जो 1800 के आसपास में लोगों के द्वारा दिया गया। 19वीं शताब्दी के बीच में मध्यांतर तक दिया गया, और उसके बाद कुछ ऐसे लेखक, राइटर और लेखक का हम लेके आएंगे जो 1950 के बाद उन्होंने दिया। वक्त के साथ, इन्वायरमेंट के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती गई। शुरू में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह हैवी मशीनरीज को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा डिमांड आना मार्केट में, और उसको पूर्ति करने के लिए बहुत सा मैन पावर की आवश्यकता पड़ना। तो हमारे पास मैन पावर बहुत हो गए, क्योंकि गांवों से दौड़ के लोग, चल के लोग आना शुरू हो गए टाउन में, अच्छी जीवन के शैली के लिए, अच्छे कल्चर के लिए, जो कि एक अंधा ब्लाइंड रन था, जो आज भी हम लोग, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ के रूप में एंजॉय करते हैं। और तो पीटर एफ ड्रकर ने पहली जो मैंने लिया है, वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, जिनका पूरा नाम पीटर फेर्डिनांड ड्रकर था। 1919 में इनकी जन्म हुई, 2005 में इनका मृत्यु हुआ। इन्होंने मैनेजमेंट को एज एन ऑर्गन लिया, और ऑर्गन का जो डिफिनेशन होता है, हाथ है तो हाथ का जो फंक्शन है, पैर है तो पैर का कुछ फंक्शन है, आई से हम लोग देख सकते हैं, ब्रेन से सोच सकते हैं। तो उसी तरह उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली थ्रू देयर फंक्शंस। इनको हम लोग फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं,
मतलब इन्होंने डिकोड किया मैनेजमेंट को। डिकोड करना मतलब होता है कि जो भी सिस्टम आ रहा था, जैसे सिलेबरी सिस्टम था जिसकी मदद से हम लोग बहुत से काम करवाते थे, उनको इन्होंने एक सिस्टम के रूप में देखा, उसको ह्यूमन बीइंग के रूप में देखा, और उसको इन्होंने एनी हाउ एक फंक्शन में डालने के लिए कोशिश किया कि इतने लोग ये काम करेंगे, इतने लोग ये काम करेंगे। उसके बाद आए हेनरी फेयल, जो 1841 में पैदा हुए थे और 1925 में जिनकी मृत्यु हुई। बट इनको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ 14 मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने माइनिंग इंजीनियर से हाईएस्ट डायरेक्टर पोस्ट तक इन्होंने गया, और अपने अनुभवों से इन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इनको रखा, जो कि आज भी बहुत ही सटीक और जस्टिफिकेबल है। उसके बाद आते हैं F.W. टेलर। इन्होंने बताया मैनेजमेंट एक आर्ट है, और इन्होंने एक चीज और बताया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इन्होंने जोड़ना शुरू किया कि जो हम काम करवा रहे हैं वो उससे अच्छा दूसरा कोई काम ना हो पाए, यानी ये बेस्ट हो और चीपेस्ट भी। दोनों बातों में कंट्रोलरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंट पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट की उन्होंने चर्चा करी। उसके बाद हेरोल्ड कुंज एंड हेंज बेहरिच ने मैनेजमेंट का अलग डिफिनेशन दिया। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल और इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। ये एक्चुअली हेरोल्ड कुंज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट के नाम से भी इनको जानते हैं लोग, इनको और इनके पार्टनर को। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, स्ट्रक्चर और उसके बिहेव पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इन्होंने बताया मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। उसके बाद आते हैं पांचवा डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट एल ट्रेवेली एंड एम जेने नेपोर्ट। इन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बढ़कर दिया। इन्होंने फंक्शन के रूप में प्रोसेस को, मैनेजमेंट प्रोसेस को बांटा, और लगभग 5 फंक्शन का नाम दिया इन्होंने बताया मैनेजमेंट डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड, actuating and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essentially in effective and efficient attainment of objective। इनके पूरे डिफिनेशन को 3 पार्ट में अगर बांटे, पहला ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। सेकेंड है देयर आर सो मेनी फंक्शन इनटू द प्रोसेस। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, द सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात और कुछ नया हट के बोला। उन्होंने बोला मशीन और मैन, ह्यूमन बीइंग के बीच में कुछ रिलेशन है, और उस रिलेशन के तहत हमें कुछ मिलता है। वो क्या मिलता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव तक जो कि हमारा टारगेट है, गोल है, वहां तक इसके द्वारा पहुंचने में हमें मदद मिलता है। छठा, अकॉर्डिंग टू द क्रेटनर, management is the process of working with and through others to effectively achieving organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। इन्होंने चेंजिंग इन्वायरमेंट की भी बात की, जो कि नया था, और इन्होंने बोला कि सोर्सेज आर लिमिटेड, रिन्यूएबल सोर्सेज की बात नहीं हो रही, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में इन्होंने बोला, और बोला कि सोर्सेज लिमिटेड अगर है हमारे पास, मतलब उनका कहना था कि जो भी हमें खर्चे करने होते हैं बिजनेस में, वो रिसोर्सेज को खरीदने में होता है। उसका बनाने के बाद जो हम बेचते हैं, ये जो डिफरेंस पैदा होता है, इसमें अगर हम रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लें और मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, इट विल गिव अस प्लस पॉइंट। सेकेंड, चेंजिंग इन्वायरमेंट। 365 दिन में एक ही तरह का, हर तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता मार्केट का।
ये पहली बार मैनेजमेंट को प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी देखा। चेंजिंग इन्वायरमेंट, कभी बारिश हो रहा है तो वर्क नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हमारे पास कुछ स्टॉक है जो कि ऐसे वक्त के लिए हम सप्लाई कर पाए। सो मेनी इन्होंने एजम्पशन का मौका दिया लोगों को। उसके बाद है जॉर्ज आर टेरे। इनके अनुसार मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। ये बहुत अलग कुछ नहीं था, शब्दों का हेरफेर है, बट ये क्रेटनर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, जस्ट उनके साथ चलता हुआ महसूस होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मैरी पार्कर फॉलन, इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ थिंग डन थ्रू एफर्ट ऑफ अदर पीपल। ये कुछ नया तो नहीं बोले, लेकिन इन्होंने उस चीज का समर्थन किया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, थिंग्स डन मतलब प्रोसेस है, थ्रू एफर्ट ऑफ अदर पीपल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम वर्क के द्वारा ही ये संभव है। इसके बाद अगर हम इसको पूरा आर्ट को भी मिलाकर देखें तो डिफिनेशन क्या निकलता है जो कुछ लोगों ने दिया है। इट इज नॉट माइंड बट इट इज आई टेकन फ्रॉम सम लिटरेचर एंड बुक। Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. And in last, we can say what management is can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Effectively means in time, in proper way, whatever we have planned. Efficiently means with the minimum resources and maximum profit. Thank you. Goodbye.